नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। मैं हूं अनीता और आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में नक्सल प्रभावित जिले के आदिवासियों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की पहल। केरल में बढ़ रहे हैं आदिवासियों पर अत्याचार के मामले। मध्य प्रदेश में आदिवासी कर रहे हैं एक और बांध परियोजना का विरोध और जम्मू कश्मीर में स्कूल ड्रॉप आउट में सबसे आगे हैं आदिवासी बच्चे। एमबीबी पोल में राज्यों में एससी/एसटी आयोग को लेकर सरकारों की लापरवाही पर करेंगे चर्चा और अस्मिता और अधिकार में बताएंगे भगोरिया पर्व के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में प्रशासन की पहल, सुरजागढ़ खदानों में काम के लिए कर रहे आदिवासियों को जागरूक। केरल में बढ़े आदिवासियों पर अत्याचार के मामले, एससी/एसटी कल्याण मंत्री ने कहा बाकी राज्यों की तुलना में कम है मामले। मध्य प्रदेश में अब बाणदा बांध परियोजना का विरोध, आदिवासियों ने दिया शिवराज सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर में स्कूल बीच में छोड़ने वालों में सबसे आगे हैं आदिवासी बच्चे। माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर हालात खराब। एमबीबी पोल में एससी/एसटी आयोग के प्रति सरकारों की लापरवाही पर करेंगे चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में आदिवासियों की आय के साधन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन कई कदम उठाने का दावा कर रहा है। प्रशासन आदिवासियों को सुरजागढ़ लौह अयस्क खदानों में काम पर लौटने को कह रहा है। दरअसल गढ़चिरौली जिले में प्रतिबंधित माकपा माओवादी ने सुरजागढ़ खदानों का विरोध किया है। संगठन ने आदिवासियों को चेतावनी दी है कि वो इन खदानों में काम ना करें। दिसंबर 2022 में एट्टापल्ली तहसील में पुरसाल गौंडी ग्राम पंचायत के तहत 13 गांवों के आदिवासियों को ये चेतावनी दी गई। इस चेतावनी के बाद इन खदानों में बेहद कम लोग काम के लिए पहुंचे। फिलहाल इन खदानों में लगभग 3,500 स्थानीय लोग काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग आदिवासी हैं। आपको बता दें, सुरजागढ़ लौह अयस्क खदान जिले का पहला बड़ा उद्योग है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि इन खदानों में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्राप्त करने की क्षमता है और इससे लगभग 35,000 रोजगार सृजित होंगे। ऐसे में प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग काम पर लौटें ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। गढ़चिरौली के एसपी नीलोत्पल ने कहा, हम गांव-गांव जाकर आदिवासियों और ग्राम प्रधानों से मिल रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि वो काम पर लौटें, नहीं तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। इन खदानों पर ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, साथ ही इस क्षेत्र में कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। अब धीरे धीरे लोग काम पर लौटने लगे हैं। आपको बता दें, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड इन खदानों का संचालन कर रहा है। कई खबरों में ये भी दावा किया गया है कि माओवादी कंपनी से लेवी ले चुके हैं, लेकिन जब से कंपनी ने उत्पादन क्षमता बढ़ाकर प्रतिवर्ष 3 टन से 10 टन करने का ऐलान किया है, माओवादी नाराज हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि माओवादी कंपनी से और पैसा वसूलना चाहते हैं। और अब महाराष्ट्र से चलते हैं केरल। केरल में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। ये जानकारी खुद राज्य के अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री के राधाकृष्णन ने केरल विधानसभा में दी। मंगलवार को विधानसभा में के राधाकृष्णन ने बताया कि साल 2022 में राज्य में आदिवासी आबादी के खिलाफ अत्याचारों में 6.2% की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों में भी 1.2% की वृद्धि हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में केरल में एससी/एसटी लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले नहीं हो रहे हैं। राधाकृष्णन ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कानूनी सहायता और जागरूकता प्रदान करने के लिए ज्वाला नाम के एक पैनल का गठन किया गया है। इसके तहत इन मामलों में शिकायतकर्ताओं को मदद के लिए एससी/एसटी वर्ग के लॉ ग्रेजुएट्स को कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि विभाग के तहत जल्द ही 75 कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें 11 फरवरी को ही केरल के एक आदिवासी शख्स विश्वनाथन को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के पास मृत पाया गया था। पुलिस ने अपनी पहली रिपोर्ट में इसे आत्महत्या करार दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने नई रिपोर्ट बनाई जिसमें ये कहा गया कि विश्वनाथन पर उसके रंग और रूप के चलते चोरी का आरोप लगाया गया था। जिन लोगों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया उन्होंने मान लिया था कि वो ही संदिग्ध था क्योंकि वो एक आदिवासी था। इस घटना ने केरल में हड़कंप मचा दिया था। अब इस मामले पर SC/ST कल्याण मंत्री के राधाकृष्णन ने विधानसभा में कहा कि विश्वनाथन के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया है। साथ ही मंत्री ने उनके अपराधियों को सजा देने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कोझिकोड शहर के पुलिस आयुक्त विश्वनाथन की मौत की जांच कर रहे हैं। और अब केरल से चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अलग अलग बांध परियोजनाओं के विरोध के चलते शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अब नीमच जिले के आदिवासियों ने बाणदा बांध परियोजना को निरस्त करने की मांग की है। इस मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन SDM को सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि शासन की योजना अनुसार ग्राम बाणदा में बांध बनाना स्वीकृत किया गया है, जो हमारी सहमति के बिना किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बाणदा बांध परियोजना से लगभग 1000 से ज्यादा आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे। उनके मुताबिक खेती योग्य भूमि और गांव के मकान, धार्मिक स्थान और मवेशी पालने के लिए भूमि डूब क्षेत्र में जा रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर बाणदा बांध परियोजना निरस्त करने का निर्णय नहीं लिया जाता है तो सभी आदिवासी समाज महाआंदोलन करेगा। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश में कई और बांध परियोजनाओं को लेकर भी आदिवासियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। एक तरफ मंडला जिले के आदिवासी बरगी बांध का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बसनिया बांध प्रभावित भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। और आखिर में आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्कूलों में आदिवासी छात्रों की ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। खासकर उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। खबरों के मुताबिक SC/ST OBC में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर ST छात्रों की ड्रॉप आउट दर सबसे ज्यादा यानी 14.17% है। इसमें भी 19.05% छात्राएं हैं और 10.55% छात्र हैं। वहीं इस स्तर पर OBC छात्रों की कुल ड्रॉप आउट दर 13.44% है, जिसमें 11.93% छात्राएं और 14.80% छात्र हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति के छात्रों की ड्रॉप आउट दर कुल 6.62% है, जिसमें 7.07% छात्राएं और 6.22% छात्र हैं। अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो वहां भी सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट दर अनुसूचित जनजाति के छात्रों में दर्ज की गई। इस स्तर पर 5.02% बच्चों ने स्कूल बीच में छोड़ दिया। इसमें 6.87% छात्राएं और 3.35% छात्र हैं। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, तेलंगाना हाई कोर्ट ने SC/ST आयोग में नियुक्तियां नहीं करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। क्या सरकारें वंचित तबकों से जुड़ी संवैधानिक संस्थाओं के मामले में भी गंभीरता से काम नहीं करती है? आपकी क्या राय है? इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 92% लोगों ने माना कि सरकारें लापरवाही करती हैं, जबकि 7% लोगों के मुताबिक ये एक रूटीन काम होता है।
वहीं 1% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? मंगलवार को तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में देरी के लिए राज्य सरकार से सवाल किया। अदालत में सिकंदराबाद निवासी एस गणेश और जे शंकर ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें ये कहा गया था कि राज्य में SC/ST आयोग फरवरी 2021 से निष्क्रिय है। आयोग के समक्ष कई मुद्दे लंबित थे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकाराम जी की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव और SC/ST विकास विभाग के प्रमुख सचिव और अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया। अदालत ने सभी से इस संबंध में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। ये हाल सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हाल ही में संसद के बजट सत्र में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, जिनसे पता चला कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वर्तमान में अपनी क्षमता से 50% कम लोगों के साथ काम कर रहा है। ST पैनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, जिनमें से 2 ST समुदाय से होने चाहिए, इनका प्रावधान है। लेकिन वर्तमान में इसमें सिर्फ एक अध्यक्ष और एक सदस्य कार्यरत हैं। बाकी सभी पद पिछले 3 साल से खाली हैं। साल 2022 में लोकसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें पैनल ने हैरानी जताई थी कि आयोग में कई पद खाली पड़े हैं। तब संसदीय पैनल ने पूछा था कि लोगों के अभाव में आयोग कैसे काम करेगा और इन भर्ती में देरी के क्या कारण है। इस सवाल के साथ ही संसदीय पैनल ने सरकार को कुछ सलाह भी दी थी। पैनल ने कहा था कि इन खाली पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए। साथ ही आयोग के लिए बजटीय आवंटन की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि धन की कमी के कारण इनके कामकाज को नुकसान ना पहुंचे। अक्सर इस तरह की खबरें हमने देखी हैं कि आयोग के सामने कई मुद्दे लंबित पड़े रहते हैं, इन पर सुनवाई नहीं हो पाती, मामलों के निपटारों में भी कमी देखी जाती है। अगर आयोग अपनी क्षमता के साथ काम नहीं करेंगे तो देश के वंचित तबकों को राहत कैसे मिलेगी? उनके मुद्दों का समाधान कौन करेगा? ऐसे में जरूरत है कि चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकारें, सभी को संसदीय पैनल की सलाह मानते हुए तुरंत SC/ST आयोग में पूरी भर्ती करनी चाहिए। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से जुड़ रही हैं देश की जानी मानी आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला जी। दयामणि जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। लेकिन जब भी इन संस्थानों में नियुक्तियों की बात आती है या बजट आवंटन की बात आती है तो सरकारें काफी लापरवाह नजर आती हैं। क्या कहेंगी आप इस बारे में? एक तो बहुत दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम हर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हर साल हम अपने देश के गणतंत्र और अपने संवैधानिक अधिकार को फिर से हम याद करते हैं, और हर जाति समुदाय के लिए हम उस संविधान के प्रियम्बल को याद करते हुए हमेशा हम लोग दोहराते हैं कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं, और हम भारत देश के नागरिक होने के नाते हमें संवैधानिक जो अधिकार मिला है वो अधिकार को हम सारे लोग एंजॉय करें। लेकिन जिस तरह से मतलब जो संवैधानिक की जो ढांचा है, उस ढांचा में देश के आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए और ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनका को हम विकास के ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए और उनके मानव अधिकार की रक्षा के लिए
जो संवैधानिक अधिकार मिला है, उस अधिकार को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो पद हैं, उन पदों का अगर सृजन होता है, लेकिन उन पदों में आज तक वो कितने सालों से वैकेंट है, तब हम किस तरह से हम आदिवासी समाज की रक्षा की बात कर सकते हैं, उनके हक अधिकार उनको देने और दिलाने की बात कर सकते हैं, किस तरह से उनके मानव अधिकार की रक्षा हो सकती है, ये देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और हमेशा हम लोग देखते हैं कि जहां आदिवासी समुदाय की बात आती है और उनके संविधान के आधार पर संवैधानिक अधिकारों को उनके लिए इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो आप देखेंगे कि कभी हमेशा ये लापरवाही देश के जो चुने हुए लोग, या तो देश के जो शीर्ष पद में जो बैठे हुए लोग हैं, वो हमेशा इनके जो अधिकार हैं उनको उन तक पहुंचाने में लापरवाही करते हैं। तो लगातार हम लोग इन चीजों को देखते हैं, तब लगता है कि आदिवासी समाज का उत्थान कोई नहीं चाहता है, आदिवासियों को उनका हक मिले, उनके मानव अधिकार की रक्षा हो, वो लोग नहीं चाहते हैं। यही आज तक समझ में आया है। दयामणि जी, सिर्फ एनसीएसटी यानी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, सिर्फ उसी में नियुक्तियां नहीं होती ऐसा नहीं है, बल्कि राज्यों में तो स्थिति जो है वो और भी खराब नजर आती है। आप लगातार आदिवासियों के मुद्दे उठाती रही हैं। जब राज्यों में ऐसी स्थिति है तो ऐसे में आप लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, राज्य की भी बात है, मतलब कहेंगे तो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग लगातार यहाँ पर मैंने ये दोहराते रहते हैं कि संविधान में हमको ये मिला है, तो हम 5वें अनुसूची के अंदर में हम आते हैं, हम सीएनटी एक्ट के अंदर में आते हैं और देश की बात करते हैं हम लोग कि देश के में जितने भी अनुसूचित राज्य हैं और उसमें आपका शेड्यूल भी आता है। और झारखंड की बात करें तो ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है, सीएनटी एक्ट के क्षेत्र में आता है, एसपीटी एक्ट के क्षेत्र में आता है, और यहीं पर मुंडारी खुटखटी अधिकार भी है, यहीं पर विल्किंसन रूल भी है। लेकिन हम लोग लगातार ये इसका हम लोग को फेस कर रहे हैं कि आदिवासियों से संबंधित जितने अधिकार हैं, जितने भी जंगल जमीन से जुड़े हुए मामले हैं, या तो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो हमारे अधिकार, हमारे लिए जो प्रावधान है, आज बहुत दुख के साथ हम लोग ये बात बोलते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं कि यहाँ पर ट्राइबल अफेयर्स है, यहाँ पर मतलब हमारे ही राज्य से आदिवासी मंत्रालय में जो आदिवासी जनजातीय मंत्री हैं, लेकिन आज हमारे जो अपने मुद्दे हैं, हमारे मुद्दों पर ही वो कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे मुद्दे मतलब यहाँ पर किस तरह से लागू हो, किस तरह से यहाँ 5वें अनुसूची में ट्राइबल सब प्लान का लाभ आदिवासियों तक पहुंचने पाए, किस तरह से सीएनटी एक्ट यहाँ पर लागू हो, किस तरह से 5वें अनुसूची के तमाम जो प्रावधान है, ग्राम सभा के प्रावधान है, वो तमाम प्रावधान गांव में स्तर में लागू हो, ग्राम सभा कैसे मजबूत हो। कभी भी मतलब यहाँ पर आपका ट्राइबल जो अफेयर्स है ना, वो कभी भी इस पर मैंने सोचता नहीं है, कभी भी वो इस पर हम लोग उनको बोलते हैं कि आपके अंदर में ये अधिकार है। और ये 5वें अनुसूची होने के नाते आप देखिए, ये 5th शेड्यूल में हम लोगों का कस्टोडियन गवर्नर भी है, और गवर्नर के पास भी हम लोग जाते हैं और हम लोग ये बोलते हैं कि आप हमारा कस्टोडियन हो, संरक्षक होने के नाते 5वें अनुसूची में जितने भी हमारे जंगल जमीन संबंधित हमारे अधिकार हैं, मानव अधिकार से संबंधित हमारे अधिकार हैं, इनका वायलेशन हो रहा है। आप इनको रोकने का काम कीजिए, आप राष्ट्रपति के पास आप आदिवासियों के मामलों को आप लेके जाइए, जंगल और जमीन के सवाल को आप लेके जाइए, लेकिन कभी भी ये मामले मतलब इम्प्लीमेंट होते हुए हम लोग नहीं देखते हैं। तब आपने जैसा सवाल किया कि हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ना, हम भारत के कभी कभी लगता है कि जब हम लोग बात करते हैं तो ये बोलिए कि हम लोग जो
मतलब सामाजिक कार्य करता है। संविधान को आज हम लोग पढ़ते हैं, संविधान की बात हम लोग करते हैं, संविधान को पालन करने की बात हम लोग करते हैं, संविधान के तमाम धाराओं को हम लोग बोलते हैं कि आपको ये धारा को लागू करना चाहिए, आप कस्टोडियन हो। मतलब कि ये समाज में जो लोग हम लोग काम करने वाले लोग हैं, समाज के शुभचिंतक हैं, राज्य के जो शुभचिंतक हैं, वो आज संविधान को बचाने की बात करते हैं। तब ऐसे समय में लगता है कि भारत का संविधान में उनके जो संविधान के अंदर में आदिवासी समाज आता है कि नहीं आता है, दलित समाज उनके अधिकार में आता है कि नहीं आता है, या तो जो कस्टोडियन हमारा है यहाँ राज्यपाल है वो हमारे लिए है कि नहीं है। ये बहुत हम लोगों को मतलब दुख महसूस होता है और हम लोग इसीलिए संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। जेल लोग जा रहा है, जो संविधान को इम्प्लीमेंट करने की मांग करते हैं। आज की तारीख में बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 2014 के बाद तो वो मने देशद्रोही माने जाते हैं, वो संविधान विरोधी माने जाते हैं, और जो संविधान को उल्लंघन करने वाले आज देश के मतलब माननीय, अति माननीय माने जाते हैं और उन लोग को सम्मान किया जाता है। लेकिन हम लोग हार तो नहीं मानते हैं। ऐसे कि संघ हम लोग जितने भी देश में संविधान की बात करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से आज की तारीख में रियलाइज करते हैं, अगर भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है और भारत में जो हम जनतंत्र की बात करते हैं या तो हम मानव अधिकार की बात करते हैं, तो ये जो चंद लोग हैं देश में, उन्हीं के चलते बचा हुआ है, इसलिए संघर्ष तो जारी रहेगा। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे भगोरिया त्योहार के बारे में। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में आज से भगोरिया पर्व का शानदार आगाज हो गया है। पश्चिमी निमाड़, झाबुआ और अलीराजपुर बड़वानी में देश विदेश में प्रसिद्ध लोक संस्कृति का पर्व भगोरिया बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली के 7 दिन पहले से मनाए जाने वाले इस पर्व में आदिवासी अंचल उत्सव की खुमारी में डूबा रहता है। देश के किसी भी कोने में ग्रामीण आदिवासी मजदूरी करने गया हो, लेकिन भगोरिया के वक्त वो अपने घर लौट आता है। भगोरिया के समय कई क्षेत्रों के हाट, बाजार, मेले का रूप ले लेते हैं। रोजाना लगने वाले इन मेलों में लोग अपने परिवारों के साथ सम्मिलित होते हैं। भगोरिया मेले में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चरम पर नजर आते हैं। भगोरिया की तैयारियां आदिवासी महीने भर पहले से ही शुरू कर देते हैं। इस पर्व के दौरान आदिवासी लोगों की अलग अलग टोलियां मेले में बांसुरी, ढोल और मांदल बजाते नजर आती हैं। मेले में युवक मांदल वाद्य यंत्र, जो एक विशेष तरह का ढोल होता है, उसे एक साथ बजाते हैं और जमकर नृत्य करते हैं। भगोरिया हाट में युवतियां भी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर आती हैं। यहाँ वो हाथ पर टैटू भी गुदवाती हैं। मेले में उनकी पहली पसंद चांदी के गहने होते हैं। भगोरिया पर्व भील और भिलाला आदिवासियों की प्रेम और शादी से जुड़ा पारंपरिक मेला है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।